हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेज इन सक्सेस पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं +1 अकाउंटेंसी का थर्ड चैप्टर का सेकंड लेक्चर कर रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके जो है नेचर, नीड्स और काइंड ऑफ प्रिंसिपल स्टडी किए थे और कुछ एक हमने कॉन्सेप्ट भी स्टडी की थी। पहले जो 3 कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये 3 कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल की हम फर्स्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो अब इस लेक्चर के अंदर आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारी है अदर अकाउंटिंग अंजम्पशन। तो इसमें कौन कौन सी हम स्टडी करेंगे? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट्स, कोस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इन सब के बारे में यानी कि 4 से हम 11 तक ये कॉन्सेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका। हमारी अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन सी है? सबसे पहला जैसे कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमारी है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या होती है? इस कॉन्सेप्ट के अनुसार व्यावसायिक संस्था को एक अलग और स्वतंत्र इकाई माना जाता है जिसका अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस इसके ओनर से, क्रेडिटर से, जो मैनेजमेंट मैनेजर है और अन्य जो भी व्यक्ति है व्यवसाय में इंटरेस्ट रखने वाले उन सब से अलग होता है। या आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि व्यवसाय के स्वामी को उस व्यवसाय से बिल्कुल अलग माना जाएगा जिसका वो स्वामी है। यानी कि दोनों को बिजनेस अलग चीज है और स्वामी अलग है। व्यावसायिक इकाई की अपनी बिल्कुल अलग पुस्तकें होनी चाहिए जिसमें व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन फर्म की दृष्टिकोण से किया जाएगा और स्वामी के दृष्टिकोण से नहीं। कहने का मतलब है कि जो हम लेखा कर रहे हैं वो स्वामी का तो अलग होना चाहिए और बिजनेस का अलग से होना चाहिए। स्वामी को उसकी पूंजी की मात्रा तक व्यवसाय का लेनदार माना जाता है। रोनाल्डे कहते हैं कि पूंजी को फर्म का दायित्व माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मान लिया जाता है कि फर्म ने बाहरी पक्षकारों से लोन लेने की बजाय स्वामी से ही लोन ले रखा है। यानी कि ये मान लिया जाता है कि अगर हम बाहरी पक्षकारों से लोन लेते हैं तो उसकी बजाय हमने किससे ले रखा है? स्वामी से लोन ले रखा है और इसी कारण से ही हम पूंजी पर ब्याज देते हैं और ब्याज को व्यवसाय का खर्चा माना जाता है क्योंकि दोनों एंटिटी अलग अलग होगी ना। बिजनेस अलग हो गया और मालिक अलग हो गया। मालिक बिजनेस में पूंजी लगाता है और बिजनेस उसकी पूंजी को यूज करता है, उसके बदले में स्वामी को ब्याज दे देता है। तो पूंजी पर जो ब्याज है देने से एक तरफ तो फर्म के लाभ कम हो जाते हैं और दूसरी तरफ स्वामी की पूंजी बढ़ जाती है। अब लाभ कम होने का क्या फायदा होगा? टैक्स कम देना पड़ेगा और दूसरा वो पैसा जो ब्याज वाला पैसा है वो किसके पास? ओनर के पास। ओनर का ही बिजनेस है उसके पास, पर लेखे अलग अलग होने के कारण ये प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, यानी कि टैक्स कम देना पड़ेगा। इसी प्रकार व्यवसाय के स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से कोई राशि निकाली गई है तो उसको ड्रॉइंग माना जाएगा और उसको कैपिटल में से घटा दिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट माना है जिसमें बिजनेस और जो ओनर्स होता है दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ तक ही करना स्टूडेंट सफिशिएंट है। ये इसके बाद आता है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी स्टडी कर चुकी है। इसमें क्या होता है? मेजरमेंट के अंदर लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देन या उन्हीं घटनाओं को लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता हो। कोई भी घटना चाहे वो व्यवसाय के लिए कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, उसका व्यवसाय में लेखा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसका प्रभाव उचित शुद्धता के साथ मुद्रा में ना मापा जाए। यानी कि चाहे कोई ऐसा लेन देन, कोई ऐसी घटना है जिससे व्यवसाय को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो जाता है, नुकसान भी हो जाता है, पर उसको तब तक अकाउंट में नहीं लिखेंगे जब तक उसको मुद्रा में कन्वर्ट नहीं कर लेते, मुद्रा में नहीं माप लेते। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेखांकन में उत्पादन प्रबंधक और विक्रय प्रबंधक के बीच झगड़े का लेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि हम उसको मनी मेजरमेंट कर ही नहीं सकते कि दोनों के झगड़ा होने की वजह से कितना नुकसान हुआ है। इसी तरह से कोई हड़ताल
शुरू होने वाली है या हड़ताल हो गई है तो इसका भी पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाएगा। अगर किसी प्रतिस्पर्धी की हमारी वस्तु से अच्छी वस्तु बाजार में आ गई, कोई कॉम्पिटिटर है हमारी वस्तु से अच्छी मार्केट में ले आया है, तो इसका भी हम लेखा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको मुद्रा में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते। हम केवल उन्हीं लेन देनों को लिखते हैं जिनको मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 50,000 रुपये नगद, 5,000 किलोग्राम कच्चा माल है, तो वो कच्चा माल कितने का हो गया? जैसे 2.5 लाख का हो गया, तो इस 2.5 लाख को लिखेंगे। 1,000 किलोग्राम तैयार माल है, तो तैयार माल कितने का हो गया? 5 लाख का। 5 मशीनें हैं, 5 मशीनें कितने की? 20 लाख की। 100 कुर्सियाँ हैं, 100 कुर्सियाँ 50,000 की, और 20 पंखे 80,000 के। तो ऐसी घटना जिनको मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को ही लेखांकन में अकाउंटिंग के अंदर लिखा जाता है, बाकी सबको छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट आती है अवधि की अवधारणा। अकाउंटिंग पीरियड्स, पीरियड का मतलब होता है एक टाइम, फिक्स टाइम है, और ये अकाउंटिंग पीरियड वो हम लेते हैं जिसमें हम खाते बनाते हैं। आप खाते देखा जाता है, खाता 6 महीने के बाद बनाते हो, 9 महीने के बाद या साल के बाद बनाते हो, ये देखा जाता है। तो इसको हम स्टडी करते हैं। व्यवसाय की स्थापना बहुत लंबे समय तक चलते रहने के लिए की जाती है, ये सच्ची बात है। और व्यवसाय के ठीक ठीक परिणामों की गणना तो तभी की जा सकती है जब व्यवसाय पूर्ण बंद हो। अगर कहें कि व्यवसाय के सही सही लाभ, तो वो तो बाद में ही पता चलेगी जब व्यवसाय बंद कर दें या बेच दें। पर काफ़ी लंबे समय के बाद अगर लाभों की गणना करेंगे तो व्यवसाय के स्वामी, प्रबंधक और जो व्यवसाय में पैसा लगाते हैं और अन्य पक्षकारों के लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय वे बंद करने के बाद वे इन परिणामों के आधार पर कोई सुधार का कदम नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि बंद ही हो गया। अब प्रॉफिट ज़्यादा होना कम होने का मतलब ही नहीं है। तो वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को व्यावसायिक परिणामों को थोड़े थोड़े समय के उपरांत जानने की जरूरत होती है, और लाभों की गणना करने के लिए व्यावसायिक फर्म के कुल जीवन काल को कुछ अवधियों में बांट दिया जाता है। और इस उद्देश्य के लिए क्या करते हैं, जो थोड़े थोड़े समय के बाद इनको इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत होती है, इस कारण से इस उद्देश्य के लिए 12 महीने की अवधि को लेखांकन अवधि मान लिया जाता है। अभी जो है ना, लेखांकन आप खाते किसी भी टाइम बना सकते हो, आपका साल कहीं से भी स्टार्ट होकर कहीं से भी ख़त्म हो सकता है। जैसे 1 जनवरी को साल स्टार्ट हुआ, 31 दिसंबर को ख़त्म हो गया। 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, वो अगले साल 31 मार्च को ख़त्म हो गया। 12 महीने का टाइम लेना। लेकिन संशोधित जो आयकर अधिनियम है उसके अनुसार प्रत्येक व्यवसाय के लिए पिछले वर्ष 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक की अवधि को लेखांकन अवधि मानना कंपलसरी कर दिया है। जैसे कैसे लेंगे, हम लेते हैं एक एग्जांपल। 1 अप्रैल 2018 को कोई साल स्टार्ट हुआ है, तो वो ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2019 को ख़त्म होगा। तो ये जो अवधि है 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होकर अगले साल 31 मार्च 2019 तक की जो अवधि है, वो अवधि हमारी क्या है? एक अकाउंटिंग पीरियड है। तो ये पॉइंट हमारा इतने में ही क्लियर हो रहा है अच्छे ढंग से, तो आगे हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। तो लेखांकन अवधि की धारणा। नेक्स्ट आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखो इसके नाम से पता चल रहा है कॉस्ट। इस सिद्धांत के अनुसार किसी संपत्ति का पुस्तकों में उसी मूल्य पर लेखा किया जाता है जिस मूल्य पर वो खरीदी गई है। ये लागत भविष्य में उस संपत्ति के संबंध में किए गए सारे लेखांकन व्यवहारों के लिए आधार बन जाती है, क्योंकि संपत्ति का क्रय मूल्य भूतकाल से संबंधित होता है, और भूतकाल से संबंधित होने के कारण इसे ऐतिहासिक लागत कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि कोई व्यावसायिक इकाई 20 लाख रुपए में एक भवन क्रय करती है, तो पुस्तकों में इसका लेखा इसी 20 लाख पर ही किया जाएगा। भविष्य में इसका बाजार मूल्य चाहे कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, उसको नोट नहीं किया जाएगा। जो पुस्तकों में हमने खरीदते टाइम जितनी पेमेंट की है उतना ही मूल्य इसके अंदर लिखा जाएगा। तो इसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और देखो अब इस भवन से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे ना, इसमें
तो वो सारे इसी 20 लाख के बेस पे ही हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। मान लेते हैं कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद इसकी वैल्यू जो है डाउन होकर 2 लाख रुपए डाउन होगी, तो पुस्तकों में कितना दिखाया जाएगा, 2 साल के बाद 18 लाख की वैल्यू दिखाई जाएगी। मार्केट में चाहे अब इसकी वैल्यू 40 लाख ही क्यों ना हो गई हो, वो नहीं दिखाई जाएगी, जो पुस्तकों में है वो ही शो की जाएगी। तो नेक्स्ट इसका आता है डुअल कॉन्सेप्ट। डुअल द्विपहलू, दो पहलू के बारे में बात कर रहे हैं। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यवसायी लेन देन के दो पहलू होते हैं। जैसे कि आपको पता है, कोई लेन देन, कोई माल खरीदते हैं तो एक खरीदने वाला होता है, एक बेचने वाला होता है। अन्य शब्दों में कह सकते हो, व्यवसाय में जब भी कोई लेन देन होता है तो इससे संबंधित कम से कम दो खातों पर प्रभाव पड़ता है। यदि एक खाते को डेबिट किया जाता है तो किसी दूसरे खाते को अवश्य ही आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। इस सिद्धांत के आधार पर लेन देनों के लेखांकन की विधि डबल एंट्री सिस्टम कहलाती है, क्योंकि दो खाते प्रभावित होंगे तो लेखा दोनों में किया जाएगा, एक के डेबिट में दूसरे के क्रेडिट में। और अगर इस तरह से दो में हम वो करते हैं, लेखा करते हैं, तो उस सिस्टम को क्या कहा जाएगा, डबल एंट्री सिस्टम। इस अवधारणा के कारण ही जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसके दोनों साइड हमेशा इक्वल होती है, दोनों साइड। और व्यवसाय में किसी भी समय अगर आप देखोगे तो ये इक्वल ही मिलेगी। जैसे एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब देखो, ये लाइबिलिटी तो है उधार का पैसा लिया हुआ, और ये कैपिटल है ओनर की। तो इन दोनों कैपिटल को इकट्ठा करके, दोनों से जो पूंजी आई है उसको इकट्ठा करके क्या खरीदते हैं हम, व्यवसाय में एसेट्स ही खरीदते हैं। अगर मान लेते हैं 50,000 हमने और लोन ले लिया है, तो उस 50,000 का किया क्या, या तो वो आपके पास कैश में होगा, कैश में है तो भी एसेट्स में होगा, या आपने कुछ मशीनरी खरीद ली है तो भी वो एसेट्स में ही आएगा। तो इस कारण से क्या होगा, आपकी ये इक्वेशन हमेशा और हमेशा इक्वल ही होगी, यानी कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन आपको बराबर ही मिलेगी। ये दो साइड है, एक एसेट साइड होगी और एक लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड। तो जितना इसमें आता है उतना ही इस साइड में आएगा। एक एग्जांपल से देखते हैं, देखो इक्वेशन दिखाती हूँ आपको। जैसे कि एसेट्स 25 लाख है, उसमें 5 लाख रुपए का तो लोन ले रखा है, बाहर का पैसा है, और 20 लाख रुपए खुद का लगा रखा है। तो हमने इस 25 लाख से क्या खरीद रखा है, बिजनेस में कोई सामान खरीद रखा है। तो इस कारण से एसेट्स इक्वल टू होती है लाइबिलिटी प्लस में कैपिटल। कोई भी एक लेन देन होता है तो इससे क्या होता है, इसका टोटल चेंज होता है, पर ये इक्वेशन जो है वो एज इट इज ही रहती है, यानी कि बराबर ही रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। नेक्स्ट आती है रिवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसको ध्यान से करना, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। व्यावसायिक लेन देनों के परिणाम स्वरूप जिन मदों से स्वामी की पूंजी में वृद्धि होती है उन्हें आगम कहती है। जिसे किस में वृद्धि हो, स्वामी की पूंजी में। जैसे माल और सेवाओं के विक्रय से प्राप्त राशि को आगम कहती है। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या आप कोई सेवा दे रहे हो, उनके बेचने से जो रुपया आपके हाथ में आएगा उसको क्या कहा जाएगा, आगम। आगम निर्धारण की अवधारणा ये निश्चित करती है कि आगम की प्राप्ति किस समय हुई है और आगम किस अवधि से संबंधित है। किस अवधि मतलब किस समय प्राप्त हुई है, इस समय प्राप्त हुई है, इस साल प्राप्त हुई है, या पिछले साल की प्राप्त है, वो समय देखना होगा और अवधि देखनी होगी। इसके बाद है आगम की प्राप्ति उस समय मानी जाती है जिस समय माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हो जाता है। किस समय मानी जाएगी, आपने मान लेते हैं कोई सामान बेचा है, अगर उस सामान को आप भेज देते हो तो ये आगम माना जाएगा, और भुगतान के लिए वह कानूनी रूप से जिम्मेवार भी हो जाता है। आगम प्राप्ति का संबंध रोकड़ प्राप्ति से नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक फर्म 1 जनवरी को माल का आदेश प्राप्त करती है। आपकी फर्म है ए, उसको ऑर्डर कब मिला, 1 जनवरी को। 20 जनवरी को माल भेजती है, भेज कब दिया, 20 जनवरी को क्रेता को भेज दिया, और बेचे गए माल का रुपया जो है 1 अप्रैल को प्राप्त होता है। तो देखो 3 डेट आ गई, 1 तारीख को ऑर्डर मिला, 20 को माल भेजा और 1 को रुपया मिला।
तो अब देखो इसमें आगम किस तारीख का माने जाएगा, तो 20 जनवरी को आगम प्राप्ति मानी जाएगी, क्योंकि 20 जनवरी को क्रेता को माल हमने हस्तांतरित कर दिया, उसके पास भेज दिया और वो कानूनी रूप से इस माल के रुपए भुगतान करने के लिए जिम्मेवार बन गया। तो इसको कहते हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसके बाद आती है हमारी मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग, मैच करना। मैच में क्या करेंगे, इनकम को हम करेंगे एक्सपेंडिचर से मैच करेंगे। व्यवसाय में शुद्ध लाभों के निर्धारण के लिए यानी कि नेट प्रॉफिट को अगर डिटरमाइन करना है तो उसके लिए ये अवधारणा मैचिंग वाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवधारणा के अनुसार शुद्ध लाभ के निर्धारण के लिए आप जिस वर्ष या जिस अवधि के आगम की प्राप्ति हुई है उस अवधि के व्यय की भी गणना करते हो। आप देखते हो कि इस साल हमें 1 लाख रुपए प्राप्त हुआ है, तो इस साल खर्चा कितना हुआ है 0.5 यानी कि 50,000। 1 लाख प्राप्त हुआ है तो आपको देखना है कि खर्चा कितना हुआ है। देखते हैं, एक्सपेंसेस हुआ है, इसको एक माल है उसको बनाने पे आपका खर्चा आया 50,000, ठीक है, और आपने सेल कर दिया उसको 70,000 में, ठीक है। तो अब इनमें मैच करके देखेंगे। 70,000 क्या बन गया आपका आगम और ये क्या है आपका एक्सपेंसेस। जब आपका एक्सपेंसेस जो है आपका रिवेन्यू है या सेल है वो ज़्यादा रुपए की हो जाती है और एक्सपेंसेस कम होते हैं तो उसको हम इनकम कहते हैं। पर ये दोनों ना सेम टाइम पीरियड्स के होने चाहिए। जो हमने करंट ईयर बताया था तुम्हें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो ये वो सेम ईयर के होने चाहिए। ये नहीं है कि खर्चा तो पिछले साल का उठा लिया और आगम इस साल की, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें कहा गया है कि अवधि में आगम की प्राप्ति हुई और उसी अवधि में व्ययों की गणना करनी होती है, अर्थात लागत के आगम से मिलान के लिए पहले आगम निर्धारित करने चाहिए, फिर उस आगम की प्राप्ति के लिए जो लागत खर्च की है उसे निर्धारित करना चाहिए। आगम को व्यय से मिलाना है, इसके लिए आपके कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कौन कौन सी बातें हैं, जब किसी आगम को लाभ हानि खाते में शामिल किया गया है तो उससे संबंधित व्यय को भी लाभ हानि खाते में लिखना चाहिए, चाहे उस व्यय का भुगतान किया हो या ना किया हो। सेकंड, जब कोई व्यय जैसे बीमा प्रीमियम का कुछ भाग अगले वर्ष के लिए भी अग्रिम चुकाया जाता है, अग्रिम मतलब एडवांस में दे दिया जाता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस होती है उसकी 1 साल का प्रीमियम होता है। हो सकता है जैसे कि हमने पे किया है मई में तो उसका टाइम पीरियड ख़त्म होएगा अगले साल मई उसके अंदर 30 अप्रैल को, और हम खाते बंद करते हैं 31 मार्च को, तो हमने प्रीमियम दे दिया 30 अप्रैल तक का, तो 1 महीने का एडवांस गया, उसी 1 महीने के एडवांस को अग्रिम कहा जाता है। तो अगले वर्ष से संबंधित राशि को इस वर्ष का खर्चा नहीं मानेंगे बल्कि अगले वर्ष का व्यय माना जाएगा। तो इसका अर्थ है कि बीमा प्रीमियम का वह भाग जिससे लाभ या आगम की प्राप्ति भविष्य में होगी उसे हम स्थिति विवरण में बैलेंस शीट में एसेट्स के रूप में दिखा देंगे। केवल शेष को ही चालू वर्ष का शेष, मतलब इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लेते हैं हमने 12,000 प्रीमियम दिया है और वो दिया है हमने 1 जून को दिया है, ठीक है। तो ये ख़त्म कब होगा, ये होगा 31 मई को। 31 मई को इसका साल ख़त्म होगा और हम अकाउंट कब बनाते हैं 31 मार्च को, ठीक है, 2019 कर लेते हैं, और ये ख़त्म कब होगा 2019 में। तो हमारे तो 31 मार्च को अकाउंट बन गए, तो अप्रैल और मई जो 2 महीने का है, 2 महीने का कैसे निकालेंगे, 12 महीने का कितना हुआ 12,000, तो पर महीने का 1,000 हो गया, 2 महीने का कितना हुआ 2,000 रुपये। तो ये जो 2,000 रुपये है ये एडवांस हो गया। अब हम अपने खाते में कौन सा लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल 10,000 ही लिखेंगे। क्योंकि इस वर्ष से संबंधित तो केवल 10,000 है, 2,000 तो अगले वर्ष से रिलेटेड है, तो केवल शेष को ही चालू वर्ष का व्यय माना जाएगा और जो 2,000 रुपये हैं उसको हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है वर्ष के अंत में बिना बिके माल की लागत, जो माल बच जाता है ना स्टॉक में,
इस पर किए गए व्ययों को अगले वर्ष ले जाना चाहिए, क्योंकि ये माल अगले वर्ष ही बेचा जाएगा, सीधी सी बात है। जब अब बिका ही नहीं है तो उससे रिलेटेड खर्चे भी इस साल नहीं काउंट करेंगे। जो माल जिस वर्ष बिकेगा उस पर आया हुआ खर्चा भी उसी साल काउंट होगा। इसी प्रकार उपार्जित आय को आगम में जोड़ लेना चाहिए। उपार्जित आय वो आय होती है जो कमा ली है पर मिली नहीं है, तो वो इस साल कमा तो ली, इस साल की आय है, तो उसको जोड़ लेना चाहिए। तथा अग्रिम प्राप्त, यानी अगर कोई एडवांस मिला आपको जो इस साल कमाया नहीं है आपने, उसके लिए काम आपको अगले साल करना है, तो ऐसे एडवांस को आपको क्या करना चाहिए, घटा देना चाहिए। तो ये थी आपकी मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आती है आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, या जिसको कहते हैं निरपेक्षता की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन लेन देन का निरपेक्ष रूप से लेखांकन करना चाहिए। जब लेखा करते हो तो निरपेक्ष होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, जो कि प्रबंधकों और लेखापालकों के व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित ना हो। किसके, जो भी मैनेजर है और अकाउंटेंट है, उनके जो पर्सनल डिसीजन है उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब प्रत्येक लेन देन जांच करने योग्य प्रलेख हो या कुछ वाउचर के द्वारा प्रमाणित हो, जैसे कैश मेमो, बीजक, विक्रय बिल, जमा पर्ची, पत्र व्यवहार या ठहराव। एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण के लिए जब माल नगद खरीदा गया हो तो यह लेन देन भुगतान की राशि की नगद रसीद द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। मान लेते हैं आपने नगद माल खरीद लिया, तो जब आपने नगद माल खरीदा तो आपने एक रसीद भी मिली होगी पेमेंट की, कैश रिसिप्ट, तो वो रसीद आपको, आपके लिए प्रूफ होगी कि हाँ ये माल नगद में खरीदा है। और जब माल उधार खरीदा गया हो तो लेन देन का एक बीजक होगा, बिल, इनवाइस कहते हैं। नगद खरीदते हैं तो उसके लिए कैश रिसिप्ट होती है, और जो उधार होता है उसके लिए इनवाइस। तो इसकी कोई ना कोई कॉपी या कोई ना कोई स्पुर्दगी चालान इसके द्वारा ये प्रमाणित होना चाहिए, चाहे वो नगद रसीद हो चाहे वो बीजक हो। लेन देन के लिखने के लिए प्रमाण बनना चाहिए, प्रूफ बनना चाहिए, और यही लेन देन की निरपेक्षता का आधार होगा, ताकि वो उसको वेरीफाई कर सके कि हाँ ये लेन देन ठीक है, इस लेन देन के जो भी है वो प्रूफ हमारे पास है, और वो प्रूफ दिखा सके। तो इस कारण ये हमारी ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट थी, जिसको निरपेक्षता की अवधारणा कहते हैं। तो स्टूडेंट हमने कुछ ये किए हैं अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर भेजें, ताकि इस लॉकडाउन के टाइम जो है बच्चों के पास बुक नहीं है, वो भी बच्चे इसको देख कर अपना होमवर्क या जो भी काम है वो कर सके, ताकि उनकी स्टडी प्रभावित ना हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।